नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत भागलपुर की खबर के साथ करेंगे। भागलपुर में मौत के धमाके के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर सवाल ये कि पटाखा विस्फोट है या आतंकी साजिश, और इस साजिश से पुलिस अब तक अनजान क्यों है। भागलपुर में मौत का धमाका। ढह गई 3 मंजिला इमारत। बिछ गई लाशें। चारों ओर तबाही का मंजर। फुलझड़ी पटाखा या बम का धमाका। बम बारूद और बर्बादी की इनसाइड स्टोरी। भागलपुर धमाके का पूरा सच। भागलपुर में हुए ब्लास्ट के बाद एसएसपी भागलपुर ने तातारपुर थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर भागलपुर पुलिस पर उठ रहे सवालों पर विराम देने की कोशिश की। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर जब घटनास्थल से भागलपुर समाहर न्यायालय की दूरी महज आधा किलोमीटर है, जहां डीएम और एसएसपी से लेकर भागलपुर के तमाम अफसर बैठते हैं, बावजूद इसके वहां पटाखों की अवैध फैक्ट्री कैसे चल रही थी। बारूद की गंध इन आला अफसरों के नाक तक क्यों नहीं पहुंची। घटनास्थल से सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। तो देखिए, भागलपुर ब्लास्ट के बाद पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि पुलिस तक आखिर कैसे नहीं पहुंची ये जानकारी। बारूद की गंध इन आला अफसरों के नाक तक क्यों नहीं पहुंची। बांका और खगड़िया विस्फोट के बाद भी पुलिस क्यों नहीं सजग है। आपको बताते चले कि घटनास्थल से भागलपुर समाहर न्यायालय की दूरी महज आधा किलोमीटर है, जहां डीएम और एसएसपी से लेकर भागलपुर के तमाम अफसर बैठते हैं। बावजूद इसके वहां पटाखों की अवैध फैक्ट्री कैसे चल रही थी। ब्लास्ट के बाद भागलपुर प्रशासन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी जो है वो लाजमी है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से आप पूरे घटनास्थल की आप तस्वीर देख सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था। आसपास के जितने भी मकान हैं सभी के छतों पे जो है वो विस्फोट जब हुआ यहाँ पे, तो जो मलबे थे, जो घर के टूटने के कंक्रीट हैं, वो दूसरे के छत पे चले गए। 60 फीट 70 फीट ऊपर तक जो है ये कंक्रीट उड़ा, और उसके बाद पूरा जो आसपास के 4 मकान थे, जिस मकान में ये विस्फोट हुआ उसके साथ साथ 3 और मकान जो हैं वो धराशायी हो गए। और उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस पूरे ब्लास्ट के लिए जिम्मेवार कौन है। तो हम बताते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, कहते हैं कि प्रशासन आँख बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई थी। लगातार यहाँ पे पहले भी 2003, 2008, 2011 में जो है धमाके हुए, इसके बावजूद इस अवैध पटाखे फैक्ट्री पर नकेल नहीं कसी गई। कहीं न कहीं प्रशासन का सह मिलता रहा, और इसी वजह से यहाँ पे ये अवैध कारोबार जो है वो फलता फूलता रहा। हम बताते चले कि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है, यहाँ से महज कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर की दूरी पे, हाफ किलोमीटर की दूरी पे जो है वो समन्वयालय है, जहाँ पे डीएम बैठते हैं, जहाँ पे एसएसपी बैठते हैं, तमाम भागलपुर के आला अफसरान बैठते हैं। और इसके बावजूद यहाँ किसी ने नज़र नहीं रखी। और स्थानीय थाना जो है, जिसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पे यहाँ स्थानीय थाना है, थानेदार भी जो है वो खामोश रहते थे, नज़र बन किए रहते थे, और उस कारण से यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि हाफ किलोमीटर की दूरी पे समन्वयालय का होना, तमाम भागलपुर के आला अफसरानों का वहाँ बैठना, और उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह से अवैध फैक्ट्री का
पटाखे फैक्ट्री का लगातार संचालन होना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। जवाब जो है अब क्या आता है, आला अधिकारी क्या कहते हैं, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ब्लास्ट जो है वो बिहार प्रशासनिक के लिए भी एक बड़ी सीख है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक उदासीनता हुई और यह धमाका हुआ, सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए, तो इसके लिए कहीं न कहीं एक अब जवाबदेही तय करनी होगी। बिहार के डीजीपी ने जो है वो जांच बैठा दी है, एटीएस जांच कर रही है, फैसल जांच कर रही है, भागलपुर पुलिस जिस पे सवाल उठ रहे हैं वो भी जांच कर रहे हैं। तो अब क्या जो है मामला निकल करके सामने आता है, कौन दोषी पाए जाते हैं। फौरी तौर पे स्थानीय थानेदार को, थानाध्यक्ष को भागलपुर एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या ये महज खानापूर्ति नहीं, क्योंकि जवाबदेह सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि यहाँ के भागलपुर के एसएसपी खुद और डीएम भी हैं, क्योंकि हाफ किलोमीटर पे समरनालय जो है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। और उधर भागलपुर पहुंची एटीएस की टीम ब्लास्ट की जांच में जुट गई है और ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता अमित कुमार। भागलपुर में हुए धमाके की जांच करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एटीएस की टीम जो है वो पहुंची हुई है। एटीएस की टीम जो है वो यहाँ आई है और यहाँ आकर के जांच कर रही है। अनुसंधान जो है एटीएस की टीम के द्वारा किया जा रहा है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि ये जांच जो है वो किया जा रहा है। एटीएस की बॉम्बे स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ आई है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि निरीक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है। ये हर एंगल को, हर कड़ी को ये जोड़ना चाहते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से एटीएस की जो टीम है वो पटना से ही है। जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे संकलन किया जा रहा है और इसके बाद जो जांच है इसको पूरी तौर पे गहराई से जो जांच की जाएगी, रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय को दिया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि यहाँ पे जो धमाका हुआ है उसके पीछे कहीं आतंकी साजिश तो नहीं थी। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रहा था तो इतने विस्फोटक की क्या दरकार थी, क्या ज़रूरत थी, जिसके कारण से इतना बड़ा धमाका हुआ और 4 मकान जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, भागलपुर विस्फोट पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। बिना लाइसेंस कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? तो लगातार ब्लास्ट के बाद पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल ये कि पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? क्या बम बनाने के लिए हो रहा था? तो ये तमाम सवाल पुलिस प्रशासन से और इस ब्लास्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे। किस मंशा से बनाए जा रहे थे शक्तिशाली बम? क्या पूरे भागलपुर को दहलाने की साजिश रची जा रही है? क्या भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे की तैयारी हो रही है? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या बारूद की ढेर पर खड़ा है भागलपुर? तो ये तमाम सवाल पुलिस प्रशासन से। भागलपुर ब्लास्ट के बाद पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि नाथनगर ब्लास्ट के बाद भी आईबी के अलर्ट की अनदेखी आखिर क्यों की गई? जांच रिपोर्ट को पुलिस ने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? बांका और खगड़िया विस्फोटों के बाद भी पुलिस आखिर बेपरवाह क्यों बनी रही? दर्जनों विस्फोटकों के बाद भी क्यों अनजान बनी रही पुलिस? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अवैध फैक्ट्री पर क्यों मुख्य दर्शक बनी रही पुलिस? क्या पुलिस प्रशासन को नहीं थी अवैध फैक्ट्री की जानकारी? बिना लाइसेंस आखिर कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? बार बार विस्फोट के बाद भी कैसे चल रही फैक्ट्री? तो ये तमाम सवाल उठ रहे इस ब्लास्ट के बाद। कई अहम सवाल। क्या पुलिस को सुनाई नहीं देती है धमाकों की आवाज? क्या पुलिस कर रही थी किसी बड़े हादसे का इंतजार? भागलपुर में 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आइए अब जानते हैं कि भागलपुर ब्लास्ट के बारे में कि अब तक इस पूरे ब्लास्ट में क्या क्या हुआ है। ततारपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु निलंबित कर दिए गए हैं। एसएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना अध्यक्ष निलंबित किए गए हैं। वहीं सुशील झा को बनाया गया है ततारपुर का नया थाना अध्यक्ष। तो ये आपको जानकारी दे रहे ग्राफिक्स के जरिए कि इस पूरे ब्लास्ट के बाद अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। धमाके की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और एटीएस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर फिर से इस पूरे मामले का निरीक्षण किया है और एटीएस की टीम अब पूरे मामले की जांच भी लगातार कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि एफएसएल की टीम भी जांच सैंपल लेकर जांच कर रही है और डीजीपी पल पल की घटनाक्रम की जानकारी लगातार ले रहे हैं। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया कि अब ब्लास्ट के बाद क्या कुछ अब तक
पूरा किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इस ब्लास्ट के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये पटाखा विस्फोट है या फिर आतंकी साजिश, क्योंकि जिस तरह से जांच के बाद कीलें बरामद की गई है, शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किए गए हैं। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे जांच करने के लिए एफएसएल की टीम जो है वो लगातार बनी हुई है। पिछले 1.5 घंटे से एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आकर साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो हासिल इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई यहाँ पे सिर्फ अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? तो इसको लेकर के जो जानकार हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, चाहे पुलिस महकमे के जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं, उनका कहना है कि इसके आड़ में जो अवैध पटाखा फैक्ट्री है उसके आड़ में यहाँ पे और भी कुछ हो रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि बम बनाने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से एफएसएल की टीम यहाँ अनुसंधान करने आई, जांच शुरू की, तो उस दौरान एफएसएल की टीम के हाथ जो है 7 केजी के लगभग जो है वो कांटी जो है वो यहाँ से उन्होंने एफएसएल की टीम ने बरामद किया है। तो कांटी जो है वो पटाखे बनाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये कहना है आधिकारिक सूत्रों का कि कांटी जो है वो बम बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका यहाँ पे होना कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और किसी और इशारा करता है। इशारा जो है वो आतंकी साजिश की तरफ भी है। फिलहाल ये जांच जो है वो किया जा रहा है। भागलपुर की पुलिस जो है वो जांच कर रही है, एफएसएल की टीम ने अपने स्तर से जांच किया है। अभी थोड़ी देर पहले एफएसएल के अधिकारी, भागलपुर के जो जुडिक्शन के जो एफएसएल के अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और एटीएस के अधिकारियों के साथ उन्होंने वार्ता की। उन्होंने अब तक जो जाँच किया वो जाँच के संदर्भ में जो बातें हैं वो एटीएस से साझा किया है इन्होंने। तो एफएसएल के अधिकारी का यहाँ जाँच लगातार चल रहा है। एटीएस के अधिकारी कैमरों में भी दिख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अनुसंधान शुरू हुआ है। और अब जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महज एक अवैध पटाखा फैक्ट्री था या कुछ और? तो इसकी पड़ताल जो है वो की जा रही है। फिलहाल जो भागलपुर एसएसपी हो, डीजीपी हो, सभी ने ये कहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। दूसरी बड़ी सवाल यहाँ पे इसलिए भी खड़ा होता है कि जो पटाखा फैक्ट्री है उसमें जो बारूद है उसकी मात्रा इतनी नहीं हो सकती कि पूरा 3 मकान जो है, 4 मकान जो है वो ध्वस्त हो जाए, क्योंकि एक पटाखा का निर्माण जो होता है उसके लिए बहुत अधिक, अगर छोटी फैक्ट्री जिस तरह से अवैध फैक्ट्री चल रही थी, लीगल नहीं थी, इनलीगल थी, तो ऐसे में यहाँ पे बारूद बहुत अधिक होनी है। तो 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी तक हो सकती है बारूद अगर विस्फोट करता है तो वो एक छत को डैमेज कर सकता है, एक घर को के दीवारों को डैमेज कर सकता है। लेकिन यहाँ जो विस्फोट हुआ बड़ा विस्फोट है और इस विस्फोट ने 4 मकान को ध्वस्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि विस्फोटक काफ़ी शक्तिशाली था, तीव्र गति का था, डेंसिटी उसकी बहुत अधिक रही, तभी 5 किलोमीटर तक जो है वो विस्फोट की गूंज सुनाई दी। आसपास के जो मकान हैं उसके शीशे जो हैं वो चकनाचूर हो गए, 4 मकान ध्वस्त हो गए। और अब इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जो है वो एफएसएल की टीम से लेकर के जो एटीएस की टीम है वो खंगाल रही है। जांच पूरी होती है, क्या कुछ सामने बातें निकल करके आती है, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई एक अवैध फैक्ट्री इतना जो है शक्तिशाली हो सकता है, इतनी विस्फोटक अवैध फैक्ट्री में हो सकते हैं पटाखे के कि वो 4 मकानों को ध्वस्त कर सके? तो यहाँ पे फिलहाल जांच चल रही है। जी चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है। आज 11 फ्लाइट से 2200 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा रहा है और इन फ्लाइट्स में से 10 दिल्ली में और 1 मुंबई में लैंड करेगी। शनिवार को आने वाले विमानों में से 4 भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान भी शामिल हैं और यूक्रेन के पड़ोसी देशों
रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए भारत अपने नागरिकों को लगातार इवैक्यूएट कर रहा है। रूस के हमले के कारण यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से बंद है और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खार्किव और पिसोचिन में फंसे स्टूडेंट्स को भोजन और पानी पहुंचाया गया है। खार्किव में करीब 300 भारतीय अब भी फंसे हुए हैं। It was very difficult situation for us to live there, and we thankful to all Indian government to evacuate us here, and we are very thankful. And how many people you were in the flight? We were approx 100 and 150 people. सच में बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि सबके बच्चे उन्होंने मतलब इतना पेन लेके वापस लाए हैं। नहीं तो पेरेंट्स तो बिल्कुल हेल्पलेस थे, हम पैसे से भी कुछ भी नहीं कर पाते, बच्चे को कैसे वापस लाते। तो वास्तव में ही सच में देश को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो मतलब केवल अपने बारे में नहीं सोचती, पूरे देश के बारे में हर जनता न मतलब जातिवाद राष्ट्रवाद सबसे ऊपर उठ के उन्होंने सोचा है। वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम कमिंग फ्रॉम खार्किव, यूक्रेन। Okay, and how many people you came together? Like how many students you were in the plane? Basically, I was stuck in the Kyiv from 24th of the Feb, and from there we somehow made our way to Romania border, and from that government helped us to come here. तो अभी उधर से आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है हमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने। और आप कितने लोग थे प्लेन में? कितने लोग? हम 232 लोग थे। हम रोमानिया के सुचेवा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप कौन से फ्लाइट से आए थे? इंडिगो की फ्लाइट। और अभी जो गवर्नमेंट मिशन गंगा के तहत जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं उनको वापस ला रही है। हाँ जी। तो उसमें आप क्या जी हाँ, गवर्नमेंट ला रही है, बहुत अच्छा है, बट बहुत बच्चे अभी भी जो खार्किव डिस्ट्रिक्ट है जो मेन है उसमें फंसे हैं, तो उनका कोई आने जाने का बॉर्डर की तरफ है नहीं, क्योंकि खार्किव से बॉर्डर लगभग 700-800 किलोमीटर पड़ता है। और बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचा है और इनसे करीब 4000 भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। अब तक कुल 48 फ्लाइट्स में से 10,348 भारतीयों को वापस स्वदेश लाया जा चुका है। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी युद्ध वाले इलाके खार्किव और पिसोचिन में फंसे छात्रों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। खार्किव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को निकाला भी जा रहा है। वहीं पिसोचिन से स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भारत सरकार अपने खर्च पर बसें चला रही है। वहीं विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खार्किव और पिसोचिन में फंसे स्टूडेंट्स को भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है। खार्किव में अभी भी करीब 300 भारतीय फंसे हैं। और गोपालगंज के ज्यादातर छात्रों ने यूक्रेन छोड़ दिया है और कईयों ने सरकार को सुरक्षित भारत वापस वहां से ला चुकी है और अब इन छात्रों की शिक्षा अधर में लटक चुकी है, क्योंकि ये छात्र कब वापस जाएंगे और कब इनकी पढ़ाई दोबारा फिर से शुरू हो पाएगी ये कहना अब मुश्किल है और छात्रों को अब सरकार के एडवाइजरी का इंतजार है। मैं MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ VNMU में, और चिंताएं तो यही हैं कि हम घर तो आ गए हैं बट आगे हमारी करियर इश्यूज़ हैं। उसमें अगर यूक्रेन में वॉर के कंसिक्वेंसेस अगर कुछ हमारे सोच से अलग होते हैं, कोई ख़राब होता है सिचुएशन ज़्यादा, तो फिर हमारे आगे की पढ़ाई का क्या होगा, वो चिंताएं हैं। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट VNMU का हूँ, लेकिन सर मेरी चिंता ये है कि अगर बाई चांस ये वॉर रुकता नहीं है तो हमारे जो फर्दर मैं 3 साल पढ़ चुका हूँ और मेरी 2-2.5 साल की पढ़ाई बाकी है, तो वो कैसे पूरी होगी? क्या सरकार से आपकी मांगे हैं? सरकार से तो मांगे यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें यूक्रेन को कुछ बड़ी नुकसान पहुंचता है तो हमारे पढ़ाई का कहीं अरेंजमेंट कर दे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।